मंजूरी दे दी है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जी एंटरटेनमेंट के लिए कि सोनी के साथ उसके मर्जर को मंजूरी मिल गई है। देखिए, लीगल पेच होते हैं, चरणबद्ध तरीकों से आप कोई भी काम करते हैं। पहला मामला एनसीएलटी के अंदर ही जाएगा और एनसीएलटी से मंजूरी मिलने के बाद मोटे तौर पर लीगलिटी का पहला पेच क्लियर हो जाता है। तो ये इसके खिलाफ जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी उनकी एप्लीकेशन रद्द हुई और पवन कुमार विजय जो कि कॉर्पोरेट एडवोकेट हैं वो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जी सोनी की मर्जर जी शेयर के लिए कम से कम ठीक है। आपको एक और चीज़ बता दें, जी के फाउंडर मेंबर पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा जी, उनसे सेबी अलग तरीके से पूछताछ करेगी। तो जो मंजूरी वाला जो मर्जर वाला मामला है वो एक अलग सेपरेट एंटिटी है और उनसे जो पूछताछ है वो एक अलग सेपरेट एंटिटी है। 18 रुपये 7.5% की तेज़ी के साथ दिन के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है और ये शुभ लक्षण है। इसने कई दिन पहले दिखाना शुरू कर दिए थे। ये बात सबको पता थी कि एनसीएलटी का फैसला आएगा, लेकिन ये बात शेयर प्राइजेस ने तय कर दी थी कि फैसला इनके हक में आ सकता है। ये शेयर 220 रुपये से 250 रुपये तक सिर्फ इसी उम्मीद से चला और 50 पे आके रुक गया कि आज फैसला आएगा तो मैं रिएक्शन दिखाऊंगा, और इस रिएक्शन का असर आप देखने मिल रहा है। हमने कई बार आपको मामले की गहराई बताई है कि आप पुनीत जी को और सुभाष जी को जी एंटरटेनमेंट का इस समय पार्ट ना मानिए, इसको अलग कंपनी अलग मर्जर के हिसाब से सोचिए, देखिए, जानिए, तो आपका फैसला लेना आसान हो जाएगा। 8% ऊपर है। पवन विजय जी हमारे साथ हैं। विजय जी, ये कितनी बड़ी जीत है लीगल फॉर्म में अगर मैं पूछूं आपसे, जी और सोनी के मर्जर को जो एनसीएलटी से फैसला आया इनके हक में कि हाँ हम मर्जर को अप्रूवल देते हैं? कि मर्जर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई सेबी कोई केस कर रहा है, सेबी में कोई डिस्कशन चल रहा है या सेबी ने एमडी को डिबार कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मर्जर पे, क्योंकि वो सेबी ने उनको इस समय डिबार कर दिया है। दे कैन नॉट बिकम दी डायरेक्टर का कंपनी। तो उसको छोड़ के मर्जर में केवल एक इंडिविजुअल के बेसिस पे, दिस इज अ कॉर्पोरेट मर्जर, नॉट द इंडिविजुअल मर्जिंग विद समबडी। सो द कॉर्पोरेट मर्जर का डिसीजन एक सेपरेट होता है और इंडिविजुअल का सेपरेट होता है। जब वो कंपनी का मर्जर के लिए शेयर होल्डर रेडी है, एवरीबडी इज रेडी, तो एनसीएलटी से ये ऑर्डर आना एक्सपेक्टेड था। ओनली थिंग इज कि उसमें जो पुनीत गोयनका वाला इश्यू है, उस इश्यू पे हमारे को ये समझने की कोशिश है कि अगर सेबी ने उन्हें डिबार कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली डिबार है। तो ये मर्जर का जो मैटर है वो बहुत बड़ी जीत शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है और ये ही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उस मर्जर में मर्जर पर से कोई इशू बड़ा नहीं था। आप हमारे साथ लाइन पर बन रही है, अपने जरा संवाददाता अनुराग शाह को जोड़ लेते हैं जो कि इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। अनुराग, अब तो एनसीएलटी से ये मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ कोई कमेंट्स भी आए हैं? हालांकि 10 जुलाई को ये ऑर्डर रिजर्व किया गया था, अपडेट्स क्या आपके पास? अनुराग, देखिए, एनसीएलटी की बेंच ने, डिवीजन बेंच ने इसको मंजूरी दे दी है और जुलाई के अंदर ये ऑर्डर रिजर्व किया गया था और लंबी दलील चली थी जिसमें कहा गया था कि जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो 96% तक पब्लिक शेयर होल्डिंग है और इसके अलावा जो बाकी जो रेगुलेटर है सेबी के द्वारा इसको मंजूरी मिल चुकी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी, इसके अलावा एक्सचेंजेस के द्वारा मंजूरी दे चुकी है। तो बाकी तमाम जो बाकी अथॉरिटीज थी उनकी मंजूरी जो है इसको मिल चुकी थी और एनसीएलटी के ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा था और अब जो है एनसीएलटी के द्वारा भी इसको क्लियर कर दिया गया है। जो मर्जर की जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ेगी, मर्जर पूरा होगा। जी अनुराग, ठीक है, आपके पास फिर से लौटे, लेकिन पवन जी अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो क्रेडिटर्स हैं जो कि इस डील के खिलाफ कोर्ट गए थे, एनसीएलटी गए थे, अब तो वहां से ये उनकी सारी की सारी आपत्तियां जो खारिज हो गई हैं, कहीं फिर से आपको लगता है कि उनके पास कोई विकल्प बचता है इसके खिलाफ? अब यहां से किस तरह से आप मामले को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, अगर डील करता है, पर मेरे हिसाब से आप ना मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मर्जर केस में शेयर होल्डर्स का जो डिसीजन है वो करता है
until unless something wrong is happening और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कुछ काम हो रहा है उसके अलावा both the company shareholders are ready, they will follow. ये थोड़ा सा हाइप हो गया मिस्टर पुनीत गोयनका के कारण, और हर बात में यही डिस्कशन हुआ है. अगर आप ये ऑर्डर अभी आप डिटेल में पढ़ोगे तो एनसीएलटी यही बात बोल रहा है कि बोथ आर सेपरेट थिंग. कंपनी का मर्जर इज ए वन पार्ट एंड द किसी इंडिविजुअल की डिसेबिलिटी इज सेकंड पार्ट. यू कैन नॉट डिसाइड मर्जर ऑन द बेसिस ऑफ समबडी डिसेबिलिटी. वो डिसेबिलिटी तो कंटिन्यू रहेगी क्योंकि उनको सेबी ने रेस्ट्रिक्ट किया है. तो अगर सेबी ने उनको रेस्ट्रिक्ट किया है तो वो वैसे मर्जर के बाद भी जब तक सेबी का ऑर्डर उनके फेवर नहीं आता वो कंपनी में कुछ नहीं बन सकता. ठीक है पवन जी, ये बात आपने बिल्कुल अच्छे से उठाई है. देखिए कैपेबिलिटीज़ पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी गड़बड़ एज सच नहीं थी. इस मर्जर की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें कहीं कभी भी फाइनेंशियल वैसा वाला मैटर नहीं जुड़ा था. वो तो कैपेबिलिटीज़ पे, ऑनरशिप पे आके थोड़ा बहुत मैटर रुक रहा था कि हाँ बोर्ड में किसके पास कौन कितना मुखिया रहेगा कैसे. ये डिश टीवी वाला मामला भी कुछ ऐसे ही है. वहाँ पे तो यही कहा गया कि जो जवाहर गोयल जी है वो भले बाहर हो जाए, उसके बाद कंपनीज को हम खुद चला लेंगे. तो ये एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा सिग्नल है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. फाउंडर मेंबर भले ही क्यों ना कोई भी रहा हो, लेकिन अगर कोई मामला ऐसी जगह पर आके रुक जाएगा जहाँ पे फाउंडर मेंबर के हटने से चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएं, तो कुछ एग्जाम्पल आपको डिश और जी एंटरटेनमेंट से दिखेगा जहाँ पर वो एक निजी दो लोगों से अलग क्वेश्चनिंग हो रही है, लेकिन अप्रूवल को लेकर कहीं भी कोई लीगलिटी में ज़्यादा बड़े पेचीज नहीं फंसे हुए थे. इसलिए शायद एनसीएलटी ने ये फैसला भी लिया कि जितनी आपत्तियाँ हैं उन सबको एक सिरे से खारिज कर दो. इसलिए कोई भी चीज़ को कॉग्निजेंस लेके आगे नहीं बढ़ाया गया, सभी चीज़ों को एक सिरे से ऑब्जेक्शंस को खारिज कर दिया गया और फैसला एक तरफा दिया गया. और आप शेयर का जो रिएक्शन देख रहे हैं ना 10% का, ये फ्यूचर्स का रिएक्शन है और ये 10% पे भी लॉक हो गया है. अब ये 5% के लिए वापस खुलेगा अगर समय बचा तो इसके अंदर. गुरांग सर, एक बार आपसे भी सवाल पूछना है. हम ये मान के चले कि जी और सोनी के अंदर अब लीगलिटी नहीं रहेगी, अब तो ऑपरेशनली हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी और कितनी बड़ी होती है. लीगल का जो हो गया वो तो एनसीएलटी ने दे दिया, लोगों ने पहले एक्सेप्ट कर लिया था, शेयरधारकों को भी पता था, ये तो सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है. अब तो ये चेक करना है कि कंपनी कितने दमखम से अपना काम बढ़ाती है, आगे बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग करती है. बिल्कुल सही फरमाया डिम्पी आपने, और मेरे ख्याल से एक तरीके से जो लटकती तलवार थी पिछले कुछ महीनों से जी एंटरटेनमेंट के ऊपर, ये जो निर्णय आया है उससे वो लटकती तलवार अब हट गई है. और अब ये निर्भर करेगा कि मर्जर होने के पश्चात कारोबार किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और बैलेंस शीट को किस तरीके से मजबूत करते हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी के पास जिस तरीके के चैनल्स हैं, चाहे वो रीजनल हो, वर्नाक्यूलर हो या फिर कोई अन्य हो, पूरा बुके इनके पास है. क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो डिस्क्लोजर देना जरूरी होगा हमारे लिए कि हमारी खरीदारी की राय है जी एंटरटेनमेंट पर, और इस 9 या 10% की बढ़त के बाद हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत करीब आ चुका है. करीबन 275 के आसपास हमारा लक्ष्य है. अब निर्भर करेगा कि आगे जाते हुए क्या योजना लेकर के आते हैं और क्या परिवर्तन लेके आते हैं. अगर किसी की भी तरह की कठिनाई नहीं हुई और कोई भी तरह की अड़चन नहीं आई तो मेरे ख्याल से रास्ता तो साफ दिखता है, लेकिन कारोबार किस तरीके से आगे बढ़ेगा और बैलेंस शीट किस तरीके से मजबूत होगी, इस पर ध्यान देना जरूरी होगा. ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनी को जी की ज़रूरत थी और जी को सोनी जैसे बड़े प्लेयर्स की ज़रूरत थी. इसलिए कॉम्बिनेशन मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छा लगा. जिस समय डील भी सामने आई थी उस दिन भी आपको ध्यान होगा शेयर बहुत ज़ोर से चला था, लेकिन बाद में लीगल पचड़ों में फंसने की वजह से शेयर को थोड़ा नीचे आने पड़ा. अब धीरे धीरे लीगलिटी, वही कहते हैं ना बादल छट रहे हैं तो आसमान साफ दिखाई दे रहा है. अब सब लोग ये कह रहे हैं कि देखिए अब कितना बढ़ेगा आगे. एक और चीज़ मैं बता दूं, ये 15 मिनट के लिए लॉक हुआ है F&O में.
15 मिनट के बाद इसके लॉक का रिवीजन होगा। अगर प्राइस में ऊपर नीचे की बिडिंग होगी तो खोल दिया जाएगा लॉक, नहीं तो फिर लॉक बना रहेगा, फिर 5% के लिए और खोला जाएगा। ये तरीका है F&O के अंदर इस समय काम करने का। फिलहाल ये लॉक है 7.5% के OI एडिशन के साथ, यानी कि जमकर खरीदारी हुई है और विद द प्रीमियम इन द स्टॉक ऑल्सो 2 पॉइंट का प्रीमियम है। अनुराग मेरे रिपोर्टर बने हुए हैं। अनुराग, मेरे को एक चीज़ थोड़ी सी आपसे और समझनी है। ये NCLT की अप्रूवल तो आ गई है, इस फैसले के बाद भी सेबी उसी गंभीरता के साथ क्वेश्चनिंग करेगा, पूछताछ होगी, या फिर वो अलग अब तरीके से अब जांच होने जा रही है? क्योंकि अब तो मामला ऑनरशिप का तो मिल ही गया। बिल्कुल, तो ये दलील जो है वो जी एंटरटेनमेंट के जो काउंसिल थे उनके द्वारा कोर्ट में भी रखी गई थी कि अगर पुनीत गोयनका जो है अगर वो एमडी नहीं होते तो उसकी जगह कोई और एमडी होगा, लेकिन जो बाकी स्टेक होल्डर्स है, बाकी जो शेयर होल्डर्स है, उनके जो है हित प्रभावित नहीं होने चाहिए, क्योंकि काउंसिल के द्वारा बार बार यही कहा गया था कि जो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो मात्र 4% है और बाकी जो 96% शेयर होल्डिंग है वो बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो ये दलील जो है बार बार दी गई थी। और इसके अलावा जो अब जो सेट के अंदर जो मैटर है वहां पर भी जो सेट ने कहा है और सेबी ने जो रोक लगाई थी पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा पे कोई भी डायरेक्टरल पोजीशन होल्ड करने की, तो अब उसकी भी सुनवाई होगी और उसकी सुनवाई अब उस इंटरिम ऑर्डर जो निकला था सेबी का, उसके बाद की जो सुनवाई है वो सेबी चेयरमैन खुद करेगी। तो ये एक और बड़ा डेवलपमेंट होगा और ये अपने आप से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट पहले ही एनसीएलटी में साफ साफ बोल चुका था कि अगर पुनीत गोयनका एमडी नहीं भी रहते हैं तो जो शेयर होल्डर्स के जो हित है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट बात बताइए, और आप खुद कह रहे हैं कि खुद उनके काउंसिल ने भी क्वेश्चन उठाया था। देखिए 4% की जो होल्डिंग की बात अभी सामने निकल के आई ना, कि जी के जो पुराने फाउंडर मेंबर्स थे उनके पास 4%, एक्चुअली था 2%। 2% तो जब इनका एग्रीमेंट हुआ, आपस में इनका विलय हुआ, तो 2% सोनी ने इनको और दिया, तो उसके बाद 4% की होल्डिंग हो गई। लेकिन ये बात सच है कि जो मेजॉरिटी होल्डिंग्स है उनकी बात, उनकी दलील, उनकी चीज़ें ज़्यादा से समझी जाएंगी। और रही बात, जैसे खुद अनुराग बता रहे कि उनके काउंसिल ने ये तक कह दिया कि अगर पुनीत गोयनका नहीं होंगे तो ठीक है, कोई और, हम किसी और को एमडी के तौर पर हम नियुक्त कर देंगे। ध्यान रखा जाए, बोर्ड ने एक फैसला लेके पुनीत गोयनका को बनाया था, फिर उस बोर्ड को लेकर भी वो क्वेश्चनिंग उठी थी। आपको अगर एक एक चीज़ में सारी चीज़ें याद दिलाऊं तो फिर बोर्ड के अंदर भी मामले को कुछ एक तरफा अपनी तरफ लोगों को करने के लिए हो गया था। तो मामला बहुत अलग अलग तरह की स्टेटमेंट से घिरा हुआ था। खुद पुनीत गोयनका ने आके एक स्टेटमेंट, प्रेस रिलीज जारी की थी इसके रिगार्डिंग। खैर, अब जो भी आगे चल रहा है, पवन जी एक छोटा सा पॉइंट आपसे और समझना है। अब वैसे इस निजी तौर पर कंपनी को अगर हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी माने तो मैं इसको एक किस्म से ये मान सकता हूँ कि अब हरी झंडी मिल गई है, अब कोई ज़्यादा लीगल्स में फसन नहीं होगी, कोई ज़्यादा पेच नहीं फंसेंगे अब ये। देखिए ऐसा नहीं है, अगर मान लो किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो एनसीएलटी अपील कर सकता है और उस पॉइंट को जो उन्होंने रेज करने हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यू कैन पुट एन ऑब्जेक्शन बिकॉज एनसीएलटी में जब आप अपना मर्जर का केस डालते हो तो वो पूरी चीजें देखते हैं और मर्जर का केस केवल इस पॉइंट पे नहीं होता कि आप 2 शेयर होल्डर रेडी है, बिकॉज इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अप्रूवल, सेबी की अप्रूवल, सबकी अप्रूवल होती है। तो अगर सेबी ने कोई ऑर्डर पास किया है इनके अगेंस्ट, लेकिन साइमल्टेनियसली मर्जर भी अप्रूव किया है, स्टॉक एक्सचेंज भी देखता है, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन दिस। एंड ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पहली बार भी आपके चैनल पे आया था तो मैंने यही बात बोली थी कि इसमें कोई इशू नहीं है, कुछ अब कुछ बचा नहीं है। And this is merger is approved and it is now sustainable merger. विकल्प जरूर है, एनसीएलटी जो कि अपीलेट अथॉरिटी है वहां पर इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सारी की सारी आपत्तियां खारिज की गई हैं इसलिए वहां से भी किसी रिलीफ की या फिर उनकी दलील को सुनवाई करने के कोई आधार को बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। जून में 170 रुपए का भाव हमने देखा जी एंटरटेनमेंट का, और अब 270 के आसपास के भाव हो गए हैं। 10% के आसपास का उछाल है, सर्किट खुलने के इंतजार है। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे किस तरह से ये शेयर बढ़ता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक रिलीफ। चलेंगे अपने सहयोगी अजय शर्मा के पास, क्योंकि इस स्टोरी पर उनकी काफ़ी नज़रें गड़ा के रखे हुए थे। अजय, आप किस तरह से अब चीज़ों को यहाँ से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं?
अभिषेक, देखिए ईटी नाउ के व्यूअर्स को काफ़ी फायदा हुआ होगा आई एम श्योर, क्योंकि 2 बार से हम ये बता रहे थे कि 176 का भाव था जी का पिछले क्वार्टर, जो बहुत ही खराब नंबर आया था। इसके बाद इस क्वार्टर नंबर आप देखिए भाव क्या हो गया था, 220 के आसपास, 225 के आसपास। और अगर आप देखें हर क्वार्टर में हम बार बार अपने व्यूअर्स को ये बात बता रहे थे कि बहुत सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ये स्टॉक ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? ये इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी मर्जर पे तब भी, क्योंकि डाउनसाइड कैप था, और अगर आ जाएगा क्लैरिटी तो अपसाइड बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट गौरांग से मैं ये बात जानना चाहूँगा, गौरांग, अगर मान लीजिए मैं 170 180 पे 180 रुपीज़ के भाव से बात करते हैं, जो जी की फ्रेंचाइज वैल्यू है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस को, वो अगर कोई अच्छा बड़ा प्लेयर आके इंटरनेशनल टाइप का प्लेयर आ जाता है तो वो फ्रेंचाइज वैल्यू बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई है। आज जो 10% का रिएक्शन एफएनओ में आ रहा है और थोड़ी देर रुकेगा, 5-10 मिनट 15 मिनट शायद, उसके बाद दोबारा चल सकता है, वो इसी बात को बाजार डिस्काउंट कर रहा है, राइट, कि ये वैल्यूएशन चेंज कर सकता है मर्जर इस फ्रेंचाइज का। इसमें तो कोई दो राय नहीं अजय कि अगर कोई बड़ी कंपनी या कोई बड़ा सक्षम नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आता है तो बहुत बड़ा फेरबदलाव होता है, और सोच और विचारधारा में भी उतना बड़ा बदलाव होता है, जो कि जरूरी है कारोबार की रणनीति को लेकर के। तो आपने सही फरमाया, ये स्टॉक मेरे ख्याल से 165-180 के आसपास काफी लंबे समय तक रहा। जब खबर आई थी इस मर्जर को लेकर के तो ये 300 के पार भी गया था शायद, अगर मेरी याददाश्त सही है तो अजय। और फिर क्योंकि ये कुछ खबरें आई कि मर्जर को लेकर के दिक्कतें वगैरह वगैरह, मैनेजमेंट को लेकर के कुछ सवाल या निशान लगे, तो ये लुढ़कना शुरू हो गया। और आज ये स्पष्टीकरण आया है तो उस वजह से आप ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि बदलाव आएगा, लेकिन क्या बदलाव आएगा अजय, वो सुनना और देखना जरूरी होगा, और वो किस तरीके से बैलेंस शीट पर परिवर्तन लाता है, क्योंकि बैलेंस शीट थोड़ी बहुत कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसे अभी मैं डिम्पी से भी बात कर रहा था, कारोबार की रणनीति और कारोबार को किस तरीके से आगे लेके जाना है और आंकड़ों में किस तरीके से परिवर्तन आता है, ये 3 चीज देखना मेरे लिए काफी अहम होगा। इटली इत्तेफाक रखता हूं इस बात का गौरांग, कि इस समय इनकी कारोबार का हालत बड़ी खस्ता है। अगर लास्ट पिछले कुछ दिनों के नंबर्स अगर कुछ भी गाइड हैं, लेकिन मैं बस इतनी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि ये जो क्लैरिटी आई है सोनी जी की, तो सोनी जो एक इंटरनेशनल कंपनी है, ये मिड टीन्स के, ये अपने खस्ता हाल की वजह से इनका वैल्यूएशन घट के 20,000 करोड़ आ गया था। और वॉल्ट डिज्नी को देखिए आप, ग्लोबल बड़ी कंपनी को देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो बाजार की को ये लगता है कि जो मल्टीपल इसका लग सकता है कंबाइंड एंटिटी का 6-8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 12 महीने बाद, वो काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है। तो इसलिए बाजार को ये रिएक्शन आ रहा है। एक बार एक चार्ट चेक मैं इसलिए करना चाहूँगा नागराज के साथ कि ये वॉल्यूम बैक्ड मूव आया होगा मेरे हिसाब से। ज़रा एक बार चार्ट चेक करके बताइए आपको कहाँ पे नेक्स्ट लेवल नज़र आते हैं, क्योंकि ये एफएनओ में ये जो रुका है अभी ट्रेड होना, उसके बाद नेक्स्ट चलेगा और ऊपर जा सकता है। ये इस समय रिस्की है, इसको चेज नहीं करना चाहिए। नागराज जी हाँ, आप बिल्कुल सही कहा कि फंडामेंटल की इतना डिस्कशन के चलते ही चार्टिकली भी बहुत ही स्ट्रांग अप दिखा है। आप वीकली चार्ट देखोगे लास्ट एक आध 2 महीने में इतना शानदार अपसाइड जो दिखाया है 180 से ऑलमोस्ट 260 तक, जो एक कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि स्टॉक से एक ऊपर की रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से इधर से 280 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, उधर से एक डाउनवर्ड करेक्शन आने का चांसेस है। ब्रेक लूंगा, लेकिन बता दूं आज सुबह भी हमने 8 से 9 में अपने व्यूअर्स को ये बात बताई थी कि ये केस लगा हुआ है। प्रोबेबिलिटीज अपने हिसाब से देख लीजिए, चांसेस किस तरफ स्टैक्ड हैं। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में कई फंड्स ने जो रिस्क रिवॉर्ड देके काम करते हैं, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को अगर आप डेटा निकालेंगे तो आपको सब जगह जी का एडिशन दिखाई देगा। ऐसा हुआ है। अब ऑफकोर्स इनके फेवर में आई ये बात। अभी भी ये 10% देख के ये मत सोचिए कि सब गेम अभी हो गया। आपको समझ, ये देखिए नेक्स्ट 15%, अब ये 15% पे सर्किट लग गया। मैंने आपको बताया था 15 मिनट रुकेगा, ये फिर एक बार मूव करेगा 15% का सर्किट। तो ये जो री रेटिंग बाजार कर रहा है वो एक एमएनसी का वैल्यूएशन, सोनी का वैल्यूएशन 50 टाइम फॉरवर्ड का 10 टाइम फॉरवर्ड वाली कंपनी आ गई थी जो अपने बुरे खस्ता हाल रिजल्ट्स और ये पूरा पेचीदा मामले के चक्कर में वो वैल्यूएशन गैप बाजार अब बंद कर रहा है। सही है गलत है ये बाजार डिसाइड करेगा। हम आपको समझा रहे हैं, अगर आप पहले का पड़ा हुआ है तो जल्दबाजी में निकलिए मत, लेकिन नया आपको क्या भाव पे लेना है ये हमारे पैनलिस्ट
और एनालिस्ट एक्सपर्ट्स हम लेके आएंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं और अपने एक्सपर्ट के साथ बाजार की